गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक प्लेन था जिसका इंटरसेक्शन किसी स्फीयर के साथ लिया है और जिससे हमें एक सर्कल मिल रहा है और हमें इस सर्कल का सेंटर एवं उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। अर्थात आपके पास मान लो जैसे ये एक स्फीयर दे रखा है, ये आपके पास कोई प्लेन है, उसका इंटरसेक्शन इस स्फीयर के साथ करा रहे हो तो आपको हमेशा एक सर्कल मिलेगा। और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कंसेप्ट क्या है कि ये जो सर्कल मिल रहा है इसका आपको सेंटर और इसकी जो रेडियस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसी के बेस पे आज फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। वृत्त का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो समतल x + 2y + 2z बराबर 7 = 0 द्वारा गोले x² + y² + z² + 2x - 2y + -4z -19 = 0 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। स्टूडेंट से -19 है लास्ट में, इसमें जो d का मान है। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया है आपके सामने। इस समय आपके पास ये स्फीयर है, ये आपका प्लेन है। ठीक है, ये O बिंदु इस स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, OP जो आपको दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में रेडियस ऑफ स्फीयर है और जो ON है वो एक्चुअल में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहाँ से? O बिंदु से। कहाँ पे? इस प्लेन पे स्थित N बिंदु पर। ठीक है, ON आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? आपको सबसे पहले ये जो सर्कल मिल रहा है इसकी रेडियस NP फाइंड आउट करनी है। इसकी रेडियस NP फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप स्फीयर के इक्वेशन पे बात कीजिए। जब स्फीयर के इक्वेशन पे बात करते हैं तो उसे लिखिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये स्फीयर का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, आपको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। आपको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। स्फीयर की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट साइन के साथ -u² + -v² + -w² - d होता है। ठीक है, आप स्फीयर के इक्वेशन से -u -v -w आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या तरीका बताया था? अगर आपको -u फाइंड आउट करना है तो आप स्फीयर के इक्वेशन में जाइए और जो x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, उसे आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको -u की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप स्फीयर के इक्वेशन में y के गुणांक को -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -v की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप स्फीयर के इक्वेशन में z के गुणांक को -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -w की वैल्यू मिल जाएगी। अर्थात आपको सेंटर ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप आसानी से देख सकते हैं इस समय x का गुणांक कितना है? 2 है, जिसे -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -u कितना है? -1। y का गुणांक इस समय क्या है? -2 है, जिसे -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -v कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और z का गुणांक इस समय -4 है, जिसे -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो -w की वैल्यू क्या है? +2 है। और साथ में यहाँ पे d देखिए आप, एक्चुअल में क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो d था वो शायद राइट हैंड साइड में था। ठीक है, तो आप अगर d राइट हैंड साइड में लिखा हो तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, मतलब राइट हैंड साइड को 0 बनाना है आपको। ठीक है, तो इस समय d आपके पास क्या है? -19 है। आप ये सब वैल्यूज वगैरह रखोगे, सोल्व करोगे तो √25 दैट इज 5। मतलब इस स्फीयर की रेडियस आपको कितनी मिल गई? 5 मिल गई। तो ये जो मैंने यहाँ बता रखा है ऑलरेडी आपको डायग्राम में कैलकुलेट करके कि स्फीयर की रेडियस कितनी मिली है? 5। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON प्राप्त करनी है। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON प्राप्त करनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो और कहाँ पे वो जा रहा है। ठीक है ना, तो इस केस में आपके पास आपने O बिंदु से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहाँ पर? समतल पे। ठीक है, इस समतल पे किया है। तो इस समतल पे जहाँ पे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट क्या है? N है और O बिंदु है। ठीक है, तो O बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या है? एक्चुअल में O बिंदु है क्या? एक्चुअल में O बिंदु आपका सेंटर ऑफ स्फीयर है और सेंटर ऑफ स्फीयर के निर्देशांक क्या होते हैं? -u -v -w होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले x y z के गुणांक को -1/2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको -u ये मिला है, -v ये मिला है और -w ये मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब O बिंदु से आप परपेंडिकुलर डालने जा रहे हो तो वहाँ पे आप -u -v -w के मान क्या यूज करने जा रहे हो? -1 1 और 2 यूज करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप ओ एन को लिखिए, होती क्या है। ओ एन एक्चुअल में बिंदु ओ से समतल x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0 से दूरी, और दूरी भी कैसी, लंबवत दूरी, कैसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहाँ लिखना भूल गया, आप इसे लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, याद कीजिए। तो फॉर्मूला होता है L इंटू माइनस यू प्लस एम इंटू माइनस वी एन इंटू माइनस वी, सॉरी डब्लू है ये, एन इंटू माइनस डब्लू प्लस पी अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप कहोगे सर एल एम एन क्या है। एल एम एन एक्चुअल में प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड के गुणांक हैं, और साथ में माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक है जहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। तो ये सारा मैंने आपको समझा रखा है। ये सब वैल्यूज़ वगैरह आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास फाइनली सॉल्व होके ओ एन कितना आ जाएगा, 4 यूनिट की एक लेंथ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बुक्स में कभी कभी आपको जब ओ एन निकालते हो तो इस पर मोड साइन लगा हुआ होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि कई बार ऐसे डेटा होते हैं कि ओ एन आपको नेगेटिव साइन के साथ दिखाई देती है, लेकिन अपन को पता है कि ओ एन क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अर्थात डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी आपकी नेगेटिव साइन के साथ नहीं होती है। तो जब कभी आपकी डिस्टेंस ओ एन नेगेटिव साइन के साथ अपीयर होती है या आपको कैलकुलेशन से मिल रही है, तो उस केस में आप उसे कैसा मानोगे, पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओ एन कितनी है आपके पास, 4 है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब वृत्त की त्रिज्या, तो सिंपल सी बात है, वृत्त की त्रिज्या का मतलब आपको इस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है, इस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है जो ऐसा है, ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, ये बिंदु N है। तो OP तो रेडियस ऑफ स्फीयर थी, गोले की त्रिज्या थी, जो आपको क्या दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है। अभी तक आपके पास ON नहीं थी, लेकिन अभी आपने ON फाइंड आउट किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले से, तो वो आपको कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स, वो आपको 4 मिल रही है। अब ये आपका क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, और राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर क्या देगा आपको, एन पी स्क्वायर देगा, क्या देगा, एन पी स्क्वायर। तो इस राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास इस वृत्त की त्रिज्या क्या मिल जाएगी, आपको इस वृत्त की त्रिज्या पी एन या एन पी बराबर 3 यूनिट की एक लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इस पहला काम तो यही करना था, इस वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करनी थी, जो आपको कितनी मिल चुकी है, 3 मिल चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा काम क्या करना है, ये थोड़ा सा टफ है कि आपको इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, आपको इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। तो आप कुछ ऐसे समझिए, यही तो था आपका स्फीयर था, ये आपका प्लेन से इसे इंटरसेक्ट कराया, ये आपको क्या मिला, सर्कल मिला, ठीक है ना। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये है। तो अभी हाल फिलहाल मैंने इसको क्या मान रखा है, एन मान रखा है। मतलब इस सर्कल का सेंटर आपको प्राप्त करना है, मतलब आपको इस एन बिंदु को प्राप्त करना है, मतलब आपको इस एन बिंदु के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करने हैं, एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गामा, जो नोटेशन आप देना चाहो वो फाइंड आउट करना है, समझे। तो बस यही करना है आपको। तो देखिए ज़रा, मैंने यहाँ लिख दिया है, अब हमें इस वृत्त का केंद्र प्राप्त करना है। माना वृत्त का केंद्र के निर्देशांक क्या हैं, अल्फा बीटा गामा है, आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, बस आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरे कोऑर्डिनेट्स ऐसे आने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अर्थात हमें एन बिंदु के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा प्राप्त करने हैं। अब आपका एम यही है कि आप किसी भी तरीके से इस एन बिंदु के कोऑर्डिनेट्स ले आओ, एक्स कोऑर्डिनेट ले आओ, वाई कोऑर्डिनेट ले आओ, जेड कोऑर्डिनेट ले आओ, तो वो कोऑर्डिनेट्स आपको क्या होंगे, इस वृत्त के केंद्र होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए खास बात क्या है कि ये जो बिंदु एन है ये कहाँ पर स्थित है, ये उस रेखा पर स्थित है जो गोले के केंद्र O-1 1 2 से गुजरती है तथा समतल x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 के लंबवत है। ये समतल में बराबर में 0 लगा लेना, मैंने यहाँ नहीं लगाया है। फिर से सुनिए, बिंदु एन उस रेखा पर स्थित है जो गोले के फिर से सुनिए आप, केंद्र O जिसके निर्देशांक क्या है, -1 1 2, मतलब ये जो रेखा है यहाँ से गुजरती है गोले के केंद्र से, साथ में समतल x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर
जीरो के लंबवत है। अतः इस रेखा का अगर आपको समीकरण लिखना है तो आप ये फॉर्मूला छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं, क्या होता था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, अब इसमें x1 और y1 और z1 क्या है ये याद रखने वाली बात है। तो x1 y1 z1 वो पॉइंट होता था जहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, और वर्तमान स्थिति में जिस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहे हो वो क्या है, गोले का केंद्र, और गोले के केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू। ठीक है, और इस समय आपके पास माइनस यू कितना है, -1, माइनस वी कितना है 1, और माइनस डब्लू कितना है 2। तो ये रख दीजिए, और बटे में क्या होते थे, ए बी सी, मतलब प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को ए बी सी बोलते थे। इस समय प्रेजेंट जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको जो प्लेन का इक्वेशन लिखा है वो जनरली एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी लिखा है। ठीक है, तो उस केस में ए बराबर क्या होगा, एल होगा। तो इस समय आपके पास ए या एल कहो 1 है, बी या एम कहो 2 है, सी या एन कहो आपके पास कितना है 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हो। अब दूसरा काम क्या करोगे, आप इसको थोड़ा इजी सोल्व करोगे तो ये x प्लस 1/1, ये y माइनस 1/2, ये z माइनस 2/2 रहेगा। अब अगर मान लो इस रेखा पे मेरे को किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो मैं इसके बराबर क्या मान लूँगा, कोई अचर के मान लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ बराबर में के मान लिया है। अब इसके बाद इस के का मान फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट देखा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब x प्लस 1/1 को बराबर कर दीजिए किसके, के, तो आपको x बराबर k-1 मिल जाएगा। आप y माइनस 1/2 को बराबर कर दीजिए के y मिल जाएगा, और z माइनस 2/2 को बराबर कर दीजिए किसके, के, तो आपको z मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x मिल गया, ये y मिल गया, और ये z मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कंबाइंडली देखोगे तो ये एक बिंदु के निर्देशांक हैं जिसके निर्देशांक कैसे हैं, k-1, 2k+1, 2k+2। इस लंबवत रेखा का कोई आर्बिट्री पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन थी ना वो बिंदु से गुजर रही है, इस पे कोई आर्बिट्री पॉइंट आ गया जिसके निर्देशांक कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, और वो कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको ये पता है k का मान प्राप्त करना है, तो ये बिंदु है ये समतल पर भी स्थित है, और समतल का इक्वेशन आपको अभी दिया गया है। समतल का इक्वेशन अभी आपको क्या दे रखा है, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर, सॉरी x प्लस 2y प्लस 2z क्या दे रखा था, देखिए समतल का इक्वेशन इस समय आपके पास +7 है। हाँ, तो इस समय आपके पास समतल का इक्वेशन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वस टू 0, ये आपको समतल का इक्वेशन दे रखा है। तो इसमें x की जगह k-1 रख दीजिए, y की जगह आप y कोऑर्डिनेट को रखोगे, z की जगह जो आपको मिला है वो रखेंगे 2k+2, और y की जगह 2k+1। तो ये सब रखोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको k कितना मिल जाएगा, -12/9 मिल जाएगा। तो मतलब सीधे सरल करने पे k कितना मिल रहा है आपको, -4/3 मिल जाएगा। तो वृत्त के केंद्र चाहिए था आपको, जिसको आपने n कहा है, n बिंदु के निर्देशांक k-1, 2k+1, 2k+2 होंगे, जिसमें k का मान रखने पे ये ऐसे होंगे। और क्यों कहा आपने इसको, क्योंकि ये जो लंबवत रेखा ON है और ये जो समतल है, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो कौन है, n ही तो है, तो वो n ही क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना, तो वृत्त का केंद्र आपको ये मिल जाएगा, -7/3, -5/3, -2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका, जब आपको एक प्लेन किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में उसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एक और लिया है मैंने आपको, इसे भी आप देख सकते हो जल्दी से। निम्न वृत्त के केंद्र एवं त्रिज्या फाइंड आउट कीजिए। निम्न वृत्त के, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या ये वृत्त है। बिल्कुल 3D में अगर वृत्त लिखा गया होगा तो ये दो इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें से एक तो स्फीयर की इक्वेशन होती है और एक प्लेन की इक्वेशन होती है। तो इसमें फर्स्ट वाली तो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है, और सेकंड वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। जब भी 3D में दो इक्वेशंस लिखी गई हैं और एक इक्वेशन स्फीयर के रूप में है, दूसरी प्लेन के रूप में है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। दोनों एक साथ किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वृत्त के समीकरण को। ठीक है, आपको अभी प्रेजेंट केस में इस वृत्त का सेंटर एवं रेडियस फाइंड आउट करनी है।
तो वही तरीका सबसे पहले आप गोले के समीकरण को पकड़िए, वहाँ से आप सेंटर फाइंड आउट कीजिए। तो प्रेजेंट केस में गोले का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू 11 है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टेंट टर्म अगर राइट हैंड साइड में आ रही है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए। तो मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिए अभी इसमें एक्स की कोई टर्म नहीं है तो उसे मैंने 0.x लिख लिया, माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरे को गोले का केंद्र चाहिए, वो मैंने आपको बता रखा है कि एक्स वाई जेड के गुणांक को -1/2 से मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेंगे आपको वो गोले का केंद्र मिलेंगे, गोले के केंद्र के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात करते हैं गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है -u स्क्वायर प्लस -v स्क्वायर प्लस -w स्क्वायर माइनस d, किसके साथ, रूट साइन के साथ। सारे डेटा हैं आपके पास, सब पुट करोगे तो आपको रेडियस ऑफ स्फीयर मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर मिल गई आपको, कितनी, 4 मिल गई। अब आपको क्या निकालनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फिर से फॉर्मूला लिखिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, किस बिंदु से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, गोले के सेंटर से। और प्रेजेंट केस में गोले का सेंटर क्या है, 0, 1 और 2। ठीक है, और प्लेन में LMN देखोगे तो क्या है, देखो ये L बराबर 1 रहा, M बराबर 2 रहा और N बराबर 2 रहा। तो L का मान 1 है, M का मान 2 है और N का मान 2 है। और प्लेन के इक्वेशन में वो जो कांस्टेंट होता है वो लिखना होता है, तो ये -15 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने मोड साइन लगा दिया, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद पता चला कि ये कैलकुलेशन करके कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए अपन इसको कैसा करेंगे, प्लस साइन के साथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, और आगे मैंने लिख भी दिया है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपको इस केस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON भी मिल चुकी है, कितनी, 3 मिल चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 ये मिल गई, 4 ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम से NP कितना हो जाएगा, NP आपका √7 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आगे मैंने इसको सोल्व करके बता रखा है स्टूडेंट्स। तो ये आपका √7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो टफ टास्क है क्या, कि गोले का केंद्र प्राप्त करना। तो इसकी थ्योरी फिक्स है, कंसेप्ट फिक्स है। क्या करना है, सबसे पहले तो बताओ कि गोले का केंद्र क्या है, n है, वृत्त का केंद्र क्या है, n है। दूसरा, वृत्त का केंद्र n है, इसे आपको प्राप्त करना है। तो n प्राप्त करने का मतलब n के निर्देशांक आपको प्राप्त करने हैं। n के निर्देशांक प्राप्त करने का मतलब कि ये n है कहाँ पर, तो आपको पता है कि ये n बिंदु कहाँ पे है, उस रेखा पे स्थित है जो उस गोले के केंद्र से गुजरती है और इस समतल के परपेंडिकुलर होती है, जो इस समतल के परपेंडिकुलर होती है। तो वही कंसेप्ट, तो इस रेखा का समीकरण लिखना है आपको। ठीक है, तो रेखा का समीकरण किसी बिंदु से गुजरे, एक ऐसी रेखा का समीकरण जो किसी बिंदु से गुजरे और किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इस तरह का। क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, यही होता था। तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या हैं, वो बिंदु जहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, और a b c क्या हैं, प्लेन में x y z के कोफिशिएंट्स, तो वो लिख दिए मैंने। अब इस रेखा पे अगर मेरे को किसी बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो मैं इसे k मानूंगा, तो वहाँ से मेरे पास x बराबर k, y बराबर 2k+1 और z बराबर k+2 मिलेगा। अब मेरे को पता है कि ये जो बिंदु मिल रहा है मेरे को, ये कहाँ पर स्थित है, समतल के समीकरण पे भी स्थित है। तो मैं x y z के मान कहाँ रख दूंगा, समतल के समीकरण में, जिससे मेरे को क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। तो यहाँ पे k क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जैसे ही k मिलेगा तो आपको इस बिंदु k+1, 2k+1, 2k+2 में k का मान रखने पे आपको कोऑर्डिनेट्स क्लियरली मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो क्या मिल रहे हैं, 1 3 4 मिल रहे हैं। और ये एक्चुअल में प्रतिच्छेदन बिंदु, ये n क्या है, इस प्लेन का और इस स्फीयर का क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो यही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ द इस सर्कल होगा, यही आपका वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से आपने इसे फाइंड आउट किया है। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए करने के लिए, तो ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो, सेम कंसेप्ट है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, बस कैलकुलेशन थोड़ा टफ होने वाली है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। और जो RU के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक आधा क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स का आपका, जैसे 1 यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं A और B पार्ट के रूप में, तो एक A पार्ट या B पार्ट के रूप में आपको जनरली मिलता ही रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी स्टूडेंट्स, थैंक्स।